ठीक है, तो मेरे को मिलो आ रहे हैं। माइक पे करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए हमारे पास यहाँ जामिया नीमिया में। आज मैं पहले तो यहाँ का जो एजुकेशन सेटअप है उसके बारे में आपको बताऊँगा, फिर जो हमारी तारीख़ या इमारत उसके बारे में बात करेंगे, और फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मस्जिद दिखाऊं, क्योंकि हमारी जो मस्जिद है लाहौर में आज के दौर में बहुत कम मस्जिदें हैं जो इस तरह की हैं, इतनी कुशादा, और उसमें अरेबिक्स आर्ट की भी आपको कुछ झलकियाँ दिखाई देती हैं। और पुराने तर्ज पे जिस तरह वो काशीकारी की जाती थी, टाइल्स को काट के और फिट किया जाता था, और बड़ा एक्सपेंसिव काम था, अब तो लोग उसको अफोर्ड नहीं करते। मैं अपना तारीफ़ करा दूँ, मेरा नाम आमिर हुसैन कुरैशी है, मेरा बुनियादी ताल्लुक़ कश्मीर से है। 2012 से मैं लाहौर में हूँ, हॉस्टलाइज़ हूँ इसी मदरसे में। 2020 में मैंने यहाँ से दर्स निज़ामी मुकम्मल किया था, और तकरीबन 2022 तक मैं यहाँ पढ़ाता भी रहा। आजकल मेरी मसरूफ़ियत यह है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में कह लें कि एज़ अ विजिटिंग फ़ैकल्टी मेंबर वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, और साथ कुछ लिखने पढ़ने का काम चलता रहता है साथ साथ। तो अब आ जाएँ इस मदरसे पे। 1953 में इस जामिया की बुनियाद रखी गई थी चौक दालगिरा में। चौक दालगिरा तकरीबन यहाँ से कोई 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको मिलेगा, ब्रांड रथ रोड पे। 1959 में जब बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई थी चौक दालगिरा में, तो वहाँ से फिर इवेंचुअली उसको मूव करना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि ये एक बड़ी ओपन जगह थी। यहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान था, ये जो छोटी आपको निशान दिखाई देंगे ये एक अलामतें हैं कब्रों की, यहाँ चंद पहले कब्रें थी, तो एक वो अलामत से यहाँ पर छोड़ी हुई है। बाकी ये ओपन एरिया था, तो एक बड़ी स्पेस थी, तो फिर जामिया को यहाँ पर मूव कर लिया गया था। बुनियादी तौर पर मस्जिद तब तामीर की गई थी, और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर इसको तामीर किया गया था, और 80s में जाके इसको ऊपर वाला ये जो आपको पिंक कलर में पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको तामीर किया गया था। टोटल इस जामिया में तकरीबन 100 के करीब कमरे हैं, कुछ दफ्तरी इस्तेमाल में हैं, कुछ बच्चों की रिहाइश है। आम तौर पर ये जो कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे बच्चों की रिहाइश है। ये जामिया जैसे आम तौर पर वो लोग जिन्होंने अगर हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारी है, तो उनके लिए हॉस्टल बड़ा एक वो याददाश्त होता है। हॉस्टल में दोस्तों का उठना बैठना, खाना पीना, किसी का बीमार होना, तो ऐसे मदरसा एक अलग सी दुनिया है। इसमें आपकी तालीम भी है, इसमें आपका रहना भी है, यहाँ पर आपने 3 टाइम का खाना भी खाना है, यहाँ पर सारे मामलात, कोई खुशी गमी आपने अपनी यहाँ पे सेलिब्रेट करनी है। कोई चीज़ आप लेके आ रहे हैं, आपने जैसे घर में दिखानी होती है मैं लेके आऊँ, यहाँ अपने दोस्तों की दिखानी है मैं लेके आऊँ। कोई एक दोस्त बीमार हो गया तो बाकी दोस्तों ने आके उसकी देखभाल करनी है, उसका ख्याल रखना है, उसको कोई चीज़ चाहिए ला के देनी है। आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं तो किसी दोस्त के साथ आपने शेयरिंग करनी है, तो सब चीज़ें यहाँ पर इसी तरह चलती रहती हैं। एजुकेशन सेटअप पे अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर बेसिकली 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में एजुकेशन को लेके चलते हैं। पहले हमारे पास आता है हिफ्स। हिफ्स में हमारी कोशिश होती है कि बच्चा प्राइमरी करके आया वो, हिफ्स के बच्चों को यहाँ पर रिहाइश नहीं दी जाती। हिफ्स का बच्चा सुबह आएगा, क्लास लेगा, दिन को ज़ोहर के टाइम उसको छुट्टी होगी और वह यहाँ से चला जाएगा। दूसरे दर्जे पे हमारे पास आती है तजवीद व क़िरात। तजवीद व क़िरात में वो बच्चे जो हाफिज़ हैं या हाफिज़ नहीं भी हैं, लेकिन कुरान पाक की अच्छी तिलावत करना चाहते हैं, तिलावत सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 साल का एक कोर्स है जिसे हम तजवीद व क़िरात कहते हैं। तो तजवीद व क़िरात के बच्चों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त होता है, वो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं, वो डे स्कॉलर्स भी हो सकते हैं। फिर अगर मेन कोर्स में हम आते हैं तो हमारे पास पहले आता है दर्स निज़ामी, जो मदारिस की बुनियादी पहचान है पाकिस्तान में। ये 8 साल का कोर्स होता है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू मास्टर्स इन अरबिक्स या इस्लामिक स्टडीज़। उसमें नॉर्मली जब आप आते हैं 8वीं के बाद, तो पहले 2 साल आपके मैट्रिक के इक्विवेलेंट हैं, फिर अगले 2 साल इंटर के इक्विवेलेंट हैं, अगले 2 साल आपके बीए के इक्विवेलेंट कर लें, एंड देन वो मास्टर्स के इक्वल चला जाता है। ये 8 साल का कोर्स होता है। इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं। एक मदरसा ख़ुद एग्ज़ाम्स लेता है और मदरसा डिग्री देता है। दूसरा तंजीमुल मदारिस, जो मदारिस का बोर्ड है, वो एग्ज़ाम्स लेता है और वो डिग्री देता है, और वो डिग्री आप HE से इक्विवेलेंट करवा के उसकी बेस पे आगे MPhil के लिए भी जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये मुतालबा करती हैं कि आप इस डिग्री की बेस पे MPhil कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ BA की इंग्लिश पास करना होगी। वो आप कहीं से भी कर लें, ओपन से कर लें, पंजाब से कर लें, या किसी और यूनिवर्सिटी से कर लें। लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आजकल
नो डाउट जिनको है कि हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट आए, बिकॉज स्टूडेंट इज़ लाइक ए कस्टमर फॉर देम, तो वो कहते हैं कि भाई आप बस दर्स निज़ामी करके आ जाएँ, हम आपको एडमिशन दे देंगे। फिर दर्स निज़ामी के बाद हमारा एक 2 साल का कोर्स है जिसे हम कहते हैं तखस्सुस फिल फ़िक़्ह। ये स्पेशली वो उन लोगों के लिए कि जो मुफ्ती बनना चाह रहे हैं। तो वो ये है कि वो 8 साल के दर्स निज़ामी के बाद मज़ीद 2 साल पढ़ते हैं, और वो 2 साल पढ़ने के साथ साथ उनको दारुल इफ्ता में भी बैठना पड़ता है। हाँ जी, दारुल इफ्ता में वो बैठते हैं, लोग आते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके मसले सुनते हैं, उन मसलों पे वो अपनी आरा को लिखते हैं, फिर उनको जो सीनियर मुफ्ती यहाँ पर होते हैं वो देखते हैं, एंड देन उनको फिर डिग्री दी जाती है कि ये बंदा अब जामे की तरफ से एक सर्टिफाइड मुफ्ती है, क्योंकि इसने एक अच्छा टाइम भी दे दिया और उसने इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया और उसको पता है कि कैसे फतवा लिखना या फतवा देना है। तो ये यहाँ का एजुकेशन सेटअप है। लाइफ तो हमने नहीं की है। हाँ जी, वो जो 2 साल निज़ामी के बाद हाँ जी जी मुफ्ती कोर्स है, जी जी, उसकी डिग्री मदारिस का जो आपका इदारा है, यानी कि वो भी देता है, ये बोर्ड वो भी देता है और बोर्ड भी देता है। अच्छा, दो, उसकी भी डिग्री भी है। इसी तरह हिफ्स भी है, तजवीद भी है। एग्ज़ाम्स के लिए आप अप्लाई कर लें, वो ले लेते हैं, उनके एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं जिस तरह आमतौर पर बोर्ड्स लेते हैं एग्ज़ाम्स। लेकिन ये ज़रूर है जो तखस्सुस है या हिफ्स है या तजवीद है, इसके लिए मदरसा कंपल्सरी नहीं करता कि आप एग्ज़ाम्स दें और वहाँ से भी डिग्री लें। लेकिन दर्स निज़ामी के लिए मस्ट होता है कि आपने वहाँ पास करना है एंड देन आपने वहाँ से डिग्री भी लें। आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर रेनोवेट करवाई थी, कुछ हम नहीं करवा सके थे तकरीबन कुछ 6-7 साल पहले, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो उसका कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिल पा रहा था। तो ये कुछ काम, ये इसको दोबारा सफाई वगैरह करवाई की थी इसकी जी। और ये कुछ पोर्शन रहता है जिसको हम नहीं करवा सके थे। हाँ जी, ये जो कुछ पिक्चर्स हैं, थोड़ा सा वो बजट का भी इशू आ गया था। ये भी पुरानी है, ये जो बने हुए हैं। हाँ जी, ये सब पुरानी है, ये तब के बने हुए अराउंड 60s के ये सब तैयार की। ये खत्ताती तब की ही है, जबरदस्त। 60s ये मस्जिद तो 60s की है, मस्जिद तब की है। ये काम भी तब का है इसमें, ये काम भी तभी का है इसमें। रिपेयर कर सकते हैं ताकि ये चल पड़े। तो वो फिर खैर उसका किया ये था कि इसकी छत पे ही वो प्लास्टिक की शीट डाल के, फिर वो मिट्टी डाल के, फिर ऊपर ईंटें, और वो ईंटें लेके जाने का भी अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब यहाँ के काम, ये मदरसा एक तरह का हम सबके लिए घर है, यहाँ के काम हमने करने होते हैं। अब वो जब इतनी हज़ारों की तादाद में ईंटें बाहर आई, ऊपर लेके जानी है, अब वो जो काम करने वाले 5-6 लोग थे, उनको अगर कहा जाता तो उन्होंने तो कहना था मैं तो 5-7 दिन तो हम तो ईंटें पहले ऊपर लेके जाएँ। वो फिर इसमें ये हुआ कि जामे के बच्चे जो सीनियर क्लासेस के थे, उन्होंने बाइट से एक लाइन बनाई छत तक, हर बंदा अगले बंदे को घंटे पकड़ा रहा है, अगले अगले को पकड़ा रहा है। ये तो इतने जो किताबों में पढ़ते हैं ना पुराने ज़माने में, हाँ जी, कंस्ट्रक्शन होती थी, मज़ारात और मस्जिद ऐसे ही। तो वो एक अभी इस कंपाउंड के अंदर नहीं ब्लास्ट हुआ था बेसिकली ऑफिस में जहाँ हम बैठे हुए थे। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसके साथ एक दरवाज़ा है जो बाहर गली में खुलता है, वो दरवाज़ा अब हम लोग नहीं खोलते। बेसिकली हुआ ये था कि वो जुम्मे का दिन था, बल्कि उसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। टेररिज्म तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, हमें कोई 80s के बाद से उसकी झलकियाँ दिखना शुरू हो गई थी, और 2005 के बाद एक डिबेट शुरू हो गई थी कि मदारिस में कि क्या ये जो खुदकुश हमले हैं इनके ख़िलाफ़ किसी ने खुल के बात करनी है, कोई राय देनी है या नहीं देनी। 2005-6 की बात है कि जामा अशरफिया में एक मीटिंग हुई थी जिसका क्या एलामिया था वो बाहर नहीं आया, और ये मुझे रागिब साहब ने बताया था, क्योंकि मैंने इस पर मैं बाद में थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मैंने एक जगह पे एक सेशन में इस पर बात करनी थी। तो रागिब साहब ने बताया था कि एक तो मीटिंग वहाँ हुई थी जिसका एलामिया बाहर नहीं आया था। फिर ये होता था कि उसके बाद रागिब साहब के जो वालिद साहब हैं डॉक्टर सरफराज साहब, उन्होंने बड़ा ओपनली इसके बारे में बात करना शुरू करती थी, कहना शुरू कर दिया था कि ख़ुदकुश हमले ये इस्लाम में जायज़ नहीं है किसी भी तरह से, तो इनकी किसी भी तरह से हमायत नहीं बनती। तो 2008 में उन्होंने यहाँ लाइब्रेरी में एक कॉन्फ्रेंस की थी ऑल पार्टीज़, जिसमें तमाम पार्टीज़ के लोग आए थे, और उसमें उन्होंने बैठ के राय दी थी, जिसके बाद से उनको ज़्यादा थ्रेट्स आना शुरू हो गए थे। फिर हुआ ये था कि 12 जून को 2009 जुमे का दिन था, वो एज़ पर रूटीन उन्होंने यहाँ नमाज वगैरह पढ़ी, और फिर वो दफ्तर में बैठते होते थे। नॉर्मली होता था कि लोग मिलने के लिए आते थे, कोई बात करनी होती थी। तो रागिब साहब भी उनकी आदत इसी तरह चौक तालगिरा से जब जुम्मा पढ़ाते हैं तो वापस दफ्तर में आके बैठते हैं कुछ देर, ताकि किसी स्टूडेंट ने मिलना हो या वैसे कोई मिलने के लिए आए, तो वो एक बार रस्म या रिवायत चलती आ रही।
तो यहाँ वो बैठे हुए थे, उनके साथ 2-4 लोग और भी थे यहाँ पर, जिसमें हमारे स्कूल के भी एक टीचर हैं। तो वहीं बाहर से एक बच्चा एंटर हुआ था जो कि नाबीना था, और बाद में पता चला था कि वो बच्चा यहीं लाहौर के एक बड़े मदरसे की उसकी क्लास का तालिब इल्म था। मैं मदरसे के नाम लेने की तरफ नहीं जा रहा, मुनासिब नहीं है। तो वो फिर खैर यहाँ पे सुसाइड अटैक हुआ, जिसमें सरफराज साहब और उनके साथ 2-3 स्टूडेंट्स, उनकी यहाँ पे शहादत हो गई थी, और 1-2 लोग ज़ख्मी हुए थे। बाकी बिल्डिंग ये सारी की सारी, दरवाज़े खिड़कियाँ सब कुछ टूट गया था बिल्कुल। लाजिम किया, हमें याद है कि यहाँ बाकायदा तौर पर उसकी कॉपीज़ भेजेंगी, मदरसों में भेजेंगी, और कहा गया कि बच्चों को पढ़ाएं, इस पे सेशंस करवाएं, लोगों को बताएं कि ये पैगाम पाकिस्तान और उसमें बेसिक नैरेटिव क्या है। तो फिर स्टेट ने उसको यूँ आगे लेके चले थे। हाँ हाँ जी, आएँ प्लीज़, आएँ ज़रूर, आप देखें आप। नहीं ज़रूर, मैंने कहा है कि आर्किटेक्चर आप मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं, इसलिए मैं चुप हो गया। कुछ लोग जिन्होंने ये काम किया है जामे के, उनके नाम यहाँ बाहर तख्तियों पे लिखे हुए भी हैं, वो चल के देखते हैं, उसमें शायद कोई हो के नाम ना कुछ लिखे हुए हैं कुछ लोगों के। भी बड़ा स्पेशल बना हाँ जी, ये कभी नहीं देखा साथ। अब तो वो एक अजीब सी रिवायत है, मैं कभी कभी कहीं चला जाता हूँ जुम्मा पढ़ाने के लिए, कोई दोस्त कह दें, वैसे तो मैंने नहीं बाकायदा तौर पर उसको एज अ प्रोफेशन लिया, तो वो कोई बड़ा सा वो डंडा रखा होता है। मिलती जुलती चीज़ें हैं, ये दोनों आते हैं उसमें। सही नहीं, कद नराह ये तो वज़ीर खान पे है। ठीक तो नहीं, अशार की सिलेक्शन भी ये सब भी मोहम्मद हुसैन नईमी साहब की है, तो तब से अब तक ये, क्योंकि ये तो हर तकरीबन 2 साल के बाद पेंट होता है, तो जब भी ये पेंट होता है तो अगेन सेम चीज़ों को सेम जगहों पर रिपीट किया जाता है। तो जब कभी कोई आता था ना मिलने के लिए, उसको बताना, मैं कहता यार जिस कमरे के ऊपर लिखा है हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह में मंजिल ही नहीं, मैंने कहा उस कमरे में आ जाओ आप, उसमें मेरा। अच्छा, एक चीज़ जो खूबसूरती मैं आपको इस एजुकेशन सिस्टम की बताना चाह रहा हूँ, हमारा जो स्कूल यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम है, हम वहाँ पर देखते हैं कि क्लासेस बनी है सेपरेट, लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो टीचर चला जाता है, अगला टीचर आ जाता है। हमारी अभी भी वो रिवायत वही पुरानी है। ये जो हॉल्स जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे गर्मी है या चाहे सर्दी हैं, यहीं पर क्लासेस होती हैं। हाँ, सर्दियों में जब ज़्यादा एक्सट्रीम की सर्दी चली जाती है तो हम आगे इसको कवर कर देते हैं ताकि हवा से बचे, अदरवाइज़ यहाँ क्लासेस होती हैं। एंड देन खूबसूरती ये है कि हर लेक्चर के बाद बच्चों ने उठ के अगले टीचर के पास जाना है, टीचर की जगह मुख्तस है और टीचर ने वहीं पर रहना है। तो बहुत पुरानी सही रिवायत तो यही है। तो टीचर आएगा अपनी जगह पे, वो बैठ के है, और अब हर लेक्चर के बाद बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये एक जो अज़हर का सुनते है ना, हाँ कि वो जी, हर पिलर किसी टीचर का है, किसी एक टीचर का है। तो अब यहाँ पर पहले तो ये तख्तियाँ नहीं होती थी, अब तो छोटी छोटी तख्तियाँ बना के लग हाँ जी, वो लगा दी हैं। मोस्टली यानी ये वाइट बोर्ड लगाए में, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि वो मोस्टली अब जिस टीचर ने बैठ के हदीस पढ़ानी है या तफसीर पढ़ानी है तो वो ज़्यादा इंटरप्रिटेशन ही है, वजाहत ही है सारी की सारी, किताब सबके पास है, बच्चे बैठे हुए सामने, तो वो बस ऐसी मामला चलते हैं। कभी आके कोई क्लास अटेंड कर सकते हैं? आए बिस्मिल्लाह, उस पर हम कर लेते हैं डिस्कस। सीनियर अभी तो ये है कि सेशन ऑफ हो गया है, अब तो रमज़ान के बाद शुरू होंगे, तो अब जब भी आपका दिल करे आपसे मशवरे के साथ कि क्या नहीं वो हो सकती है। नहीं ज़रूर, उसका हो सकता हम कोई किसी हदीस की किताब पे हम कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं आप ज़िंदगी में जिनसे मिलते हैं, लेकिन आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनका कौल और फ़ेल आपको ना बड़ा अच्छा दिखाई देता है। उनको हदीस पढ़ाते हुए तकरीबन 40 साल का अर्सा हो चुका है, लेकिन आज भी वो शख्स सुबह उठेंगे घर से, रिक्शे पे आएंगे यहाँ पर, वापसी पे यहाँ क्लास ख़त्म होगी और रिक्शे पे जाएंगे। उनको कोई जितना मर्ज़ी कह ले कि मैं छोड़ के आता हूँ, मैं ये करता हूँ, एंड देन कभी भी आप उनको लेट नहीं देखेंगे। और साल में शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि वो छुट्टी कर रहे हैं या उनकी तरफ से पैगाम आ रहा है कि वो बीमार हैं, तो वो बड़ा एक इंस्पायरिंग से। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर उनके साथ हम कोई सूरत बना लें तो अच्छा रहेगा। चलते हैं हम अपनी लाइब्रेरी की तरफ, आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। स्टूडेंट की एप्रिसिएशन ये दरअसल आज एग्ज़ाम्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं,
तो हम ना डिवाइड करते हैं, जैसे ये हॉल है तो ये दो जो क्लासेस के नाम ऐसे होते हैं कि पहले आमा है, आमा अव्वल, आमा दोम, खासा अव्वल, खासा दोम, आलिया अव्वल, आलिया दोम, फिर इसी तरह आलमा, इस तरह। तो ये बेसिकली जो आमा अव्वल है ये बेसिकली क्लास का लिखा हुआ है कि E273 ये इस कैटेगरी के जो रोल नंबर्स हैं ना बच्चों के, वो इधर सहन में बैठेंगे। तो ये वो सुबह उन्होंने कैटेगरीज करके लगाई हैं। आप कुछ पूछना चाह रही थी? अब लगती है लेकिन नहीं, मैं सतुल कुरान ने छोड़ दी हैं। वो नहीं करते। आज हम लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं, फिर ज़रा कंप्यूटर और फिर देखते हैं बाकी चीज़ें। ये बिल्कुल डोम के नीचे ऊपर जो खिड़की आपको खुली दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमारा मकतबा है। मकतबे में मोस्टली ये है कि जो सिलेबस की किताबें हैं अक्सर वो बच्चों को यहाँ से मिल जाती हैं, और जामिया नीमिया के ही एक फाजिल हैं, उनका अपना एक पब्लिशिंग हाउस भी है, तो वो फिर बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं, तो यहाँ पर आ जाती हैं। एक हाँ, ये कब्रों की निशानी है। अंदर चलते हैं, आपको एक और मज़े की बात सुनाते हैं। जो क्लासेस की टाइमिंग चलती है वो गर्मी में होती है 7:30 से 12:30, सर्दियों में होती है 8 से 1। उसके बाद ये होता है कि वह बच्चे दो तरह के होते हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने स्कूल पढ़ना है, दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल नहीं पढ़ना, सिर्फ दर्स निज़ामी या तजवीद व क़िराअत के लिए यहाँ पर आए। जिन्होंने स्कूल पढ़ना है तो उनके लिए वहाँ अलग से क्लासेस होती हैं। वो भी होती हैं। उसमें हम अभी BS तक करवा रहे हैं। BS हम पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन के साथ करवा रहे हैं। तो उसमें मैट्रिक, इंटर और BS की क्लासेस हैं। बच्चे वो क्लासेस अटेंड करेंगे। जो बच्चे सिर्फ दर्स नामी करने आए हैं वो ज़ोहर से असर तक यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ पे एक उस्ताद आ जाएंगे और ये बैठ के अपना जो सबक है उसको रिपीट करेंगे, जिसे हम मुताला कहते हैं। और फिर शाम की होगा कि मगरिब के बाद फिर सारे बच्चे बैठ जाएंगे अपनी किताबें ला के 10 बजे तक, और इस दौरान 2 टीचर यहाँ पर मौजूद होते हैं। बच्चों ने अगर कोई हेल्प लेनी है कुछ, इट्स अप टू देम, बट वो टीचर्स यहाँ पर होते हैं उनकी निगरानी के लिए। और फिर 10 बजे के बाद बच्चे फ्री हैं। 10 से 10:30 तक बच्चों को टाइम मिलता है। अगर किसी ने बाहर से कोई चीज़ लानी है या कहीं जाना है तो 10:30 तक चला जाए। नॉर्मली 10:30 बजे ये गेट बंद हो जाता है। उसके बाद फिर अगर आप बाहर हैं तो फिर आपको अंदर आने में ज़रा दुश्वारी का सामना होगा। तो अदरवाइज़ फिर सुबह नमाज के टाइम दोबारा गेट खुलता है। तमाम हॉस्टल्स में भी होते हैं। ये नीचे बेसमेंट है। ये बेसमेंट अभी तो वही मकतबे वालों के पास, उन्होंने नीचे किताबें वगैरह स्टोर की हुई हैं। नहीं, इट्स फाइन। अब ये लाइब्रेरी है और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको तकरीबन कोई 4-5 साल में ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर एक नया एजुकेशन सेटअप जो कुछ मदारिस उसको अडॉप्ट कर रहे हैं वो है कि जहाँ मॉर्निंग में ही दर्स निज़ामी और स्कूल की क्लासेस इकट्ठी होती हैं। ये 2012 में इन्होंने शुरू किया था। पहले पीछे बिल्डिंग थी, वहाँ पे किया था। मैं उसकी पहली क्लास का हिस्सा था, और फिर ये था कि इसको उन्होंने यहाँ पे मूव कर लिया। तो इसमें ये होता है कि मॉर्निंग में दर्स निज़ामी और स्कूल की क्लासेस इकट्ठी होती हैं और तकरीबन आप 2 बजे फ्री हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप में से किसी ने कोई और एक्टिविटी करनी है आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहीं पे अपना टाइम स्पेंड करो। तो ये सब यहाँ चलता है। अच्छा, इनके बारे में मैं इतना नहीं जानता तो मैं हाँ नाम सुना हुआ मैंने, तो बजाय ये कि मैं कुछ कहूँ तो हाँ जी ये तो सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सही। ये हमारा लाइब्रेरी हॉल है। अभी यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, मेरे ख्याल में ये बीच वाला नहीं चल रहा बस वजह से। टोटल लाइब्रेरी है, इतनी यहाँ पे किताबें। हाँ जी। अच्छा, इसमें हमारे पास तकरीबन 50,000 से ज़्यादा किताबें हैं, और ज़्यादातर किताबें अरबी और फ़ारसी में। कुछ हमारे पास अभी उर्दू और इंग्लिश में हमने एडिशन की है। जैसे इकबाल कॉर्नर्स वालों ने कुछ किताबें हमें दी थी तो वो वहाँ पढ़ी हैं। ऊपर हमें एक डोनर मिला था, उनसे हमारी बात हुई थी कि हम लाइब्रेरी बनाएंगे। उसका कुछ सेटअप और कुछ चीज़ें यहाँ पर आई थी, लेकिन वो फिर हमारे यहाँ अक्सर काम अधूरे रह जाते हैं, तो वो भी काम अधूरा रुका हुआ है, पड़ा हुआ है। बाकी कैटेगरीज़ में पढ़ी हैं बुक्स यहाँ से। नॉर्मली कुरान की तफसीर इधर हैं, फिर ये हदीस की किताबें आ जाती हैं आगे। इस तरफ मोस्टली हमें फ़िक़्ह की किताबें मिलती हैं सारी की सारी। तो वो फिर हमसे किताबें लेके पढ़ते हैं या वो मेरे कमरे में आके बैठ के पढ़ते हैं। तो वो कुछ उस तरह की चीज़ें हैं। जल्दी से हाँ जी, देखें ज़रूर ज़रूर। सपोर्ट
उसका तर्जुमा में तसव्वुफ भी पढ़ाते हैं? जी जी, दरस निज़ामी में तसव्वुफ का भी कोई? नहीं, वैसे डायरेक्टली तो कोई उसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये है कि वैसे कोई सेशन वगैरह जामिया में रख लिया जाए, जैसे सुल्तानुल आरिफीन वो जो हैं कश्मीर के, उनको कभी जामिया में इनवाइट कर लिया जाता है या किसी और को, तो कोई छोटी मोटी एक्टिविटी रख ली जाए। किताबें जैसे शाह वलीउल्लाह की है, फ्यूजुल रहमान वगैरह, वो पढ़ाई जाती है? नहीं, वो डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं। सिलेबस ये जो मैंने आपको दिया ना प्रोस्पेक्टस, जलानी वगैरह किसी का? नहीं, जो मैंने आपको दिया है ये भी प्रोस्पेक्टस पे सिलेबस मेंशन्ड है सारे का सारा पहले साल से। मोस्टली यहाँ पर आपको ग्रामर पढ़ाई जाएगी। अच्छा, पहले पर्शियन पढ़ाई जाती थी सिलेबस में, अब नहीं पढ़ाई जाती, पर्शियन भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि एक टाइम था जब सब कॉन्टिनेंट में पर्शियन बहुत ज़्यादा दफ्तरी इस्तेमाल में भी थी और उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा था, लोग अपनी बातचीत में भी बड़ा उसको इस्तेमाल करते थे। फ़लसफ़ा वगैरह पढ़ा? हाँ, वो है, मंतक की कुछ 2-4 किताबें हैं, सिलेबस का पार्ट हैं दरस-ए-निज़ामी के बाकायदा तौर पर, और 2-3 सालों में है, और बाकायदा 100 मार्क्स का उसका सब्जेक्ट है। लेकिन एक चीज़ जो लैग करती है, हम भी कहीं ना कहीं उस पर बहुत दफ़ा कह रहे होते हैं कि अब जिस तरह अक्सर होता भी है इदारों में कि खाना पूरी होती है, तसव्वुफ़ पे नहीं है। हदीस की किताबें हैं, वो भी सिलेक्टिव स्टडी है, फ़िक़्ह की चीज़ें ज़्यादा हैं, पहले साल से ही फ़िक़्ह शुरू हो जाती है, उसमें मोस्ट डोमिनेंटली यहाँ हम फ़िक़्ह हनफ़ी को पढ़ाते हैं, और उसमें भी आगे जाके जो उसमें सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है, ज़्यादा चीज़ें उस पर जाती हैं। कुछ 1-2 किताबें हैं जिनमें हम दूसरे मसाले के लोगों को भी तरह डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि उनकी ये राय है तो हमारी ये राय है, उनकी ये दलील है तो हमारी ये दलील है। लेकिन जो ज़्यादा डोमिनेंट यहाँ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट की हैं, और उसमें जो बरेलवी आगे चलता है वो चीज़ें। ये मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहब जो यूपी से आए थे, और यूपी से आए थे, मुरादाबाद यूपी से, और इन्होंने यहाँ पर आके चौकदाल गिरा में जामिया नईमिया की बुनियाद रखी थी। फिर ये इनके साहबजादे हैं सरफराज अहमद साहब, और अब इनके जो साहबजादे हैं रागिब साहब, तो वो जामिया के मामलात देखते हैं। तो फिर उसमें ये है कि कोई अभी तक तो 11-12 बच्चे आते हैं उनके पास, उसमें हम बेसिकली उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, इन पेज, बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें बच्चों को हम सिखाते हैं, और उसकी फ़ीस सिर्फ बस नाम की है। उससे हट के यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली मिनहाज के एक दोस्त थे, उनके साथ मिलके यहाँ पर बच्चों को स्पीच स्किल्स पे कोर्स करवाया गया, तकरीबन 1 महीने का वो कोर्स था। और फिर लैंग्वेजेस पे यहाँ एक टाइम में ईरानी एम्बेसी के साथ मिलके पर्शियन के कुछ कोर्सेज़ हुए थे, लेकिन वो 3 महीने का कोर्स उन्होंने स्पॉन्सर किया था। उसके बाद उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रख दी कि जब आप आगे अगर करना है तो आप हमारे पास वहाँ पर आएँ। हाँ जी, मैंने बताया था हमारे पास, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इस वक्त तकरीबन दिन में तकरीबन 1500 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें हिफ्ज़ के या बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के मिला करें। उसमें फिर डे स्कॉलर जब चले जाते हैं तो हॉस्टलाइज हमारे पास तकरीबन 500 के करीब बच्चे होते हैं। उन 500 बच्चों की रिहाइश, खाना 3 टाइम का, बिजली, पानी, हर एक चीज़ फ्री है, कुछ नहीं है। साल के शुरू में जब बच्चे एडमिशन करवाते हैं तो आई गेस सभी को 1500 एडमिशन फ़ीस देते हैं, उसके अलावा पूरे साल में कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ वो सेट हो रही हैं, जैसे अब एडमिशन के टाइम आपके कुछ 60% मार्क्स होना ज़रूरी हैं, एंड हाँ जी वो हैं। फिर प्लस ये है कि साल में अगर आपको बता दिया जाएगा कि 30 से ज़्यादा अगर आपकी छुट्टियाँ साल में ओवरऑल होगी तो आपको निकाल दिया जाएगा। फिर ये कि पहली दफ़ा अगर आपका नाम कटता है तो सपोज़ आपको 300 रुपये जुर्माना होता है। वैसे कोई आ जाए मेरे कमरे में बैठे, किताब पढ़े, कोई बात करनी है, लेकिन मैं वो रूम उससे शेयर नहीं करता। सही हो गया। तो मैंने यहाँ साइड पे रूम लिया हुआ है कि जिधर बच्चों को आना जाना ही नहीं है, तो यहीं पे हम बैठते हैं, यहीं पे होते हैं,
जब भी बिल्डिंग का मैं कुछ कह तो नहीं सकता, मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका, लेकिन आप देख लें ये मस्जिद है, तकरीबन लाइब्रेरी भी इतनी ही है, जितना एरिया ये आप देख रहे हैं तकरीबन इससे थोड़ा ज़्यादा ही एरिया होगा पीछे। और बिल्डिंग के बिल्कुल एंड पे राकिब साहब का घर है साथ ही, उनका घर यहीं पे है, अलग से नहीं है। तो ये असल बड़ी बात है कि हाँ जी, हर वेल कनेक्टेड है। हाँ जी। आपका बड़ा टाइम हमने लिया। नहीं मेरा तो ये आपकी लाइब्रेरी की ये 2 किताबें सही ये माशाल्लाह। आप जब भी आना चाहें हमारे जामा के दरवाज़े हम यहाँ हर मौजूद हैं। पिछली दफ़ा ये हुआ था कि ज़रूर हमने बल्कि यहाँ पहले एक सेशन कराया भी था, उस पर इस्लाम की तबलीग में ये आर्ट का क्या किरदार था, उसमें हम आर्ट एंड डिज़ाइन पंजाब यूनिवर्सिटी के एक टीचर थे, उनको हमने बुलाया था। श्योर ये लीजिए आप सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।